सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पार्ट 3 शब्द विचार का भाग 2। पहले भाग में मैंने आपको पढ़ा दिया था 4 शब्दों का वर्गीकरण जो बताया था। मैंने आपको 5 भाग बताए थे उसके, व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर मैंने पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे तीसरा भाग अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है 8 भागों में। पहला पर्यायवाची, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा समरूपी या श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, चौथा एकार्थक शब्द, पांचवा अनेकार्थक शब्द, छठा अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, सातवां अर्थभेद वाले शब्द और आठवां हुआ हमारा अवधारणात्मक शब्द। तो ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं सबसे पहले पर्यायवाची शब्द या समानार्थक। पहला है हमारा पर्यायवाची शब्द, जिन्हें कि हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो परिभाषा देखते हैं ज़रा हम। वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो उदाहरण ज़रा देखते हैं हम पर्यायवाची के। सूर्य का होगा रवि, सूरज, भास्कर, आदित्य भी कहते हैं सूरज को। पर्यायवाची तो आप छोटी क्लासों में भी पढ़ते हुए आ रहे हो। पर्वत, पर्वत का होगा भूधर, पहाड़, शैल, गिरि, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? पर्वत के। पृथ्वी का हुआ भू, भूमि, धरा, वसुधा, धरती, ये सब क्या है? पृथ्वी के पर्यायवाची। ऐसे उदाहरण के लिए माता का पर्यायवाची हुआ अम्बा, जननी, वृक्ष का हुआ विटप, तरु, आकाश का गगन, अंबर, ये सब क्या है? पर्यायवाची, जिससे कि समान अर्थ किसी भी शब्द का प्रकट होता है। अब अगला है हमारा दूसरा विलोम शब्द, या फिर विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं इसको। तो परिभाषा देखते हैं जरा। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। उदाहरण जरा देखते हैं हम। अमृत, अमृत का विलोम शब्द उल्टा क्या होगा? विष। सम्मान का क्या होगा? अपमान। प्रश्न का उत्तर। आदर का निरादर या फिर अनादर भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए और है रात का दिन, अंधकार का प्रकाश, अल्पायु का दीर्घायु, ये शब्द क्या है? उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले, इन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम। उसके बाद अब हमारा तीसरा आया समरूपी या श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। परिभाषा देखते हैं ज़रा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने या पढ़ने में तो समान लगते हैं, परंतु उनके अर्थ जो होते हैं ना बिल्कुल अलग होते हैं। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? समरूप भिन्नार्थक। जैसे हम किसी 2 शब्दों को देखेंगे तो हमें लगेगा कि अरे ये तो एक से हैं, लेकिन थोड़ा सा उनमें अंतर होता है और उनके अर्थ में भी अंतर होता है। तो ज़रा हम उदाहरण देखते हैं। जैसे कि अनल, अनल और दूसरा है अनिल। अब अनल में मात्रा नहीं लगी हुई छोटी ई की, और अनिल में लगी हुई है, तो अनल मीन्स होता है आग और अनिल मीन्स होता है वायु। ऐसे ही हमारा मेल और मेल, मेल मीन्स होता है एकता और मेल मीन्स होता है गंदगी, मतलब एक मात्रा से ही अर्थ बदल रहा है। बेल, बेल मीन्स होता है लता, किसी भी चीज़ की बेल होती है ना, जैसे अंगूर की बेल होती है और दूधी, गलका, इन सब की बेल ही होती है ना। बैल, बैल एक पशु होता है जिसे कि हम ऑक्स बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों दिखने में सेम होते हैं, बस मात्राओं में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन मात्राओं के अंतर से भी उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे कि अन्न और अन्य, अन्न मीन्स होता है अनाज और अन्य मीन्स होता है दूसरा। उसके बाद हमारा चौथा आया एकार्थी शब्द। जिन शब्दों से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आभूषण, गहने को कहते हैं। नृत्य, नृत्य का अर्थ नाच होता है और कुछ नहीं हो सकता। कथा, कहानी। उदाहरण के लिए और भी शब्द जैसे थे प्रथम, प्रथम मीन्स पहला, विवेक, विवेक मीन्स ज्ञान, उपहार मीन्स भेंट। तो जिन शब्दों से केवल एक ही अर्थ का हमें पता लगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे एकार्थी। पांचवा है हमारा अनेकार्थक शब्द या अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध होता है और उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मतलब जो शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे कि और भी अर्थ उनके प्रकट होते हैं, एक ही अर्थ नहीं होता। अब एकार्थी मैंने पढ़ाया तो उसमें एक ही अर्थ हुआ, लेकिन ये शब्द ऐसे हैं जिनके कि अनेक अर्थ होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कनक, गेहूँ भी होता है कनक, धतूरा भी कहते हैं, पलाश भी कहते हैं, सोना भी कहते हैं उसको। कर, हाथ को भी कहते हैं कर। किरण को भी, टैक्स भी होता है, सूंड भी होता है। आम, आम का फल होता है। सर्वसाधारण, किसी सिंपल के लिए कहा जाए सर्वसाधारण, मामूली। अंक, गिनती का जो अंक होता है 1 2 3 4 अंक, हिंदी में काउंटिंग जो होती है उसको हिंदी में अंक कहते हैं किसी को। अध्याय या फिर गोद, स्थान, चिन्ह या फिर देह, उसको क्या कहते हैं? हम अंक भी कहते हैं। ठीक है, और जैसे उत्तर हुआ, उत्तर जवाब को भी कहते हैं और एक दिशा भी होती है। घट, घड़ा भी होता है और घट मन को भी कहते हैं। ठीक है, अब छठा हमारा आया
वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर इसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। तो ज़रा पहले परिभाषा देखते हैं हम। अपनी बात कहने के लिए कम शब्दों का प्रयोग करना भी एक कला होता है। भाषा को सरल व प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक वाक्य है, उसमें कई सारे 5-6 शब्द आ गए हैं और उनके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करना चाहें तो वो क्या कहलाएंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द। इससे अगर हम इतने सारे शब्दों को एक ही शब्द में बता दें तो हमें आसानी से बात समझ में आ जाएगी। तो कुछ उदाहरण देखते हैं हम इसके ज़रा। जैसे कि नभ में घूमने वाला नभचर, जो कि आकाश में नभ में घूमता है उसे नभचर कहेंगे ना। और दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, सुनने वाले को क्या कहते हैं? श्रोता, देखने वाले को दर्शक। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण आपकी पुस्तक में भी दिए हुए हैं, आपको उसमें से पढ़ना है और समझना भी है। जैसे कि जो दिखाई ना दे उसको क्या बोलेंगे? अदृश्य बोलेंगे। जो कड़वा बोलता है उसे कटुभाषी, जो मीठा बोलता है उसे मृदुभाषी बोलेंगे। जिसकी की उपमा नहीं दी जा सके वो अनुपम कहलाएगा। जिसके आने की कोई तिथि ना हो वो अतिथि कहलाएगा। जिसकी निश्चित आने की, मेहमान अचानक से आ जाते हैं ना, तो जिनके आने की कोई निश्चित तिथि ना हो अतिथि। साथ पढ़ने वाला सहपाठी, मांस खाने वाला मांसाहारी। 7वां है हमारा अर्थभेद वाले शब्द। कुछ शब्द पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन वो एक दूसरे के पर्याय नहीं होते, उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो देखो, जैसे उदाहरण हम देखते हैं, ऐसे ही अर्थ वाले कुछ शब्द युग्म हैं जो कि दोनों, जैसे बहुमूल्य, अमूल्य, दो शब्द। जैसे कि अमूल्य, जिसके मूल्य का मूल्यांकन ना किया जा सके। जैसे कि हमारी माँ का प्यार, पिताजी का प्यार, हमारे पेरेंट्स जो हमें प्यार करते हैं उसका कोई मोल नहीं होता। प्रेम का बदला नहीं चुका जा सकता, वह अमूल्य है। ये मैं आपको वाक्य में बना के बता रही हूँ। बहुमूल्य, वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक मूल्यांकन। जैसे कि कोई हमने हार खरीदा तो कि ये हार बहुत बहुमूल्य है, या फिर यह हीरा बहुत मूल्य है। जो निर्जीव वस्तुएं तो उनके लिए बहुमूल्य यूज़ होगा, और जो सजीव वस्तुएं जैसे माँ का प्यार, पापा का प्यार, उसको कि हम खरीद नहीं सकते, उसके लिए क्या कहलाएगा? अमूल्य प्यार कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा है अवस्था और आयु। अवस्था किसे कहते हैं? अवस्था उम्र का बोध कराती है। छोटी अवस्था में ही उसे इस विदेशी भाषा का इतना ज्ञान है। अवस्था छोटे बच्चों की जो होती है उसे अवस्था ही कहा जाता है कि इसकी अवस्था कितनी है, छोटी अवस्था है। और आयु थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, आयु का संबंध पूरे जीवन काल से होता है। वे अपनी आयु भोग कर इस लोक को चला गया। ऐसे उदाहरण देते हैं। अब अधिकतर छोटे बच्चों के लिए हम अवस्था का यूज़ करते हैं, और जो थोड़े बड़ा होने लग जाते हैं उनकी हम आयु की बात करते हैं। अब 8वां हमारा है अवधारणात्मक शब्द। ठीक है। अवधारणात्मक शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, एक पुनरुक्त शब्द, एक अनुकरण मूलक शब्द। ठीक है। तो पहले मैं पुनरुक्त शब्द आपको बताऊंगी, उसके बाद अनुकरण मूलक शब्द। पुनरुक्त शब्द के 3 भाग हैं। एक आपको दिखाई दे रहा है जैसे क, ख और ग। पहला है पूर्ण पुनरुक्त, दूसरा अपूर्ण पुनरुक्त और तीसरा प्रतिध्वनात्मक पुनरुक्त। तो पहला हमारा है पूर्ण पुनरुक्त। जिन शब्दों की पहली इकाई की ही दूसरी इकाई के रूप में पुनरुक्ति होती है, मतलब ऐसे ही शब्द दोबारा, एक शब्द बोला गया उसके बाद दोबारा या फिर उसी ध्वनि में बोला गया, उसे क्या कहेंगे हम? पूर्ण पुनरुक्त। उदाहरण देखते हैं ज़रा। जैसे कि कभी कभी, धीरे धीरे, सुबह सुबह, कोई कोई, सोते सोते। ये सब जो तुम्हें उदाहरण दे रखे ना, उनको देख के हम समझ सकते हैं कि ऐसी ही ध्वनि वाला या ऐसा ही शब्द आया है, तो क्या कहलाएगा? पूर्ण पुनरुक्त। ठीक है। उसके बाद ख हमारा आया अपूर्ण पुनरुक्त। दूसरी इकाई पहली इकाई से बना हुआ ही कोई रूप हो। दूसरी इकाई मतलब दूसरा जो शब्द है, बाजू वाला जो शब्द है, वो पहले ही जैसा कुछ मिलता जुलता हो। जैसे कि उदाहरण के लिए भूख भाग, भोला भाला, टाल मटोल, सीधा सादा। ऐसे भूख का तो अर्थ होता है लेकिन भाग का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उपयोग में लेते हैं। ये शब्द कहलाते हैं ना, ये एक्स्ट्रा जो शब्द होते हैं वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। और भूख क्या है? सार्थक शब्द है। उसके बाद ठीक ठाक, ठीक सार्थक है लेकिन ठाक जिसका कोई अर्थ ही ना हो, वो क्या कहलाएगा? निरर्थक शब्द कहलाएगा हमारा। भीड़ भाड़, लगा लागा, ये शब्द क्या है? हमारे अपूर्ण पुनरुक्त। उसके बाद ग हमारा आया प्रतिध्वनात्मक पुनरुक्त। दूसरा शब्द पहले शब्द की प्रतिध्वनि होता है, उसी से मिलती जुलती आवाज़ वाला होगा, उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिध्वनात्मक पुनरुक्त। तो उदाहरण के लिए देखते हैं जरा। रोटी वोटी। अब रोटी का तो अर्थ होता है लेकिन रोटी का अर्थ नहीं होता, लेकिन उसी से मिलती जुलती आवाज़ में हमने बना दिया। दूध वूध, थप्पड़ वप्पड़, किताब विताब, खाना वाना, दाल वाल, नल वल।
ये शब्द जो हम एक ही ध्वनि से उसी जैसी ध्वनि से दूसरा शब्द जो बनेगा वो प्रतिध्वनात्मक पुनरुक्त शब्द कहलाएगा। भले ही इनके कोई अर्थ नहीं होते, दूसरा शब्द उसका कोई अर्थ नहीं होता, ये निरर्थक है, फिर भी अपन भाषा में उपयोग करते हैं इनका। ठीक है, अब पहला हमारा पुनरुक्त शब्द के 3 भाग हो गए। अब दूसरा हमारा आया अनुकरण मूलक शब्द। कुछ शब्द मिलती जुलती आवाज़ों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ये ध्वन्यात्मक होते हैं, जैसे धम, खटाक, गड़गड़ाहट, सरसराहट, भिनभिनाहट, भौं भौं, छम छम। ये आवाज़ें हम अधिकतर सुनते हैं ना। अभी बारिश का टाइम है, बारिश हो रही है रोज़, और बिजली चमकने की, तो बादल गड़गड़ाने की आवाज़ आती है ना, बिजली चमकने की भी बहुत ज़ोर से। अभी इन दिनों तो आपको सुनाई दे रही होगी डेली। छम छम बारिश आती है तो झिम रिम झिम रिम झिम छम 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 बारिश होती है। मेंढक भी टर्राते हैं इस समय, टर 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 करते हैं, टिप 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 बारिश की बूंदों की भी आवाज़ आती है। कोई चीज़ खटाक से गिरती है। तो ये जो आवाज़ें होती हैं, विशेष प्रकार की जो आवाज़ें होती हैं, इनको हम अनुकरण मूलक शब्द कहते हैं। उम्मीद करती हूँ बेटा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। शब्द विचार का ये दूसरा भाग आपको इसे अच्छे से समझना है। आपको नोटबुक में जितना मैंने कराया उतना आप इसमें से कर लो, और बाकी जो और उदाहरण दे रखे हैं आपने, आप उसमें पुस्तक में, आपकी पाठ्य पुस्तिका में, उसमें से आप याद कर लेना और पढ़ लेना अच्छे से। लेकिन मैंने जो आपको वीडियो में कराती हूँ वो आपको पक्का अपनी ग्रामर की अलग नोटबुक है जो, उसमें अच्छे और सुंदर हैंडराइटिंग में करना है। धन्यवाद।